चलो भाई, कल अपन क्या पढ़ रहे थे? बीजांड के बारे में। अपन ने दो वर्गों में बांटा था उनको। एक तो एक बीज वाले पादप जिसमें सिर्फ एक ही बीज निकलता हो। जैसे अपन बात करें किसकी? आम की। आम के अंदर गुठलियां कितनी होती है? एक ही होती है। तो कौन सा पादप है वो? एक बीज वाला, है ना। और फिर देखा था अपन ने बहुत सारे बीज वाले, जैसे पपीता हो गया, है ना, बहुत सारे बीज होते हैं ना उसमें। और अमरूद हो गया, अमरूद में भी दाने बहुत सारे होते हैं अंदर। और तरबूज हो गया, तरबूज हो गया, बहुत सारे ऐसे पादप देखे थे। अब देखेंगे आज अपन बीजांड की संरचना। हेडिंग लगाओ, बीजांड की संरचना ना। देखो इधर, सबसे ऊपर वाला भाग को क्या बोला था अपन ने? वर्तिकाग्र। फिर कौन आता है अपने? फिर अंडाशय। अंडाशय की ये जो भित्ति है, इसको क्या बोल सकता हूं मैं? अंडाशय भित्ति। क्या बोलूंगा? अंडाशय। अंडाशय भित्ति से जुड़ी हुई संरचना कौन सी होती है अपने? बीजांड। ठीक है, ये समझ लो एक माँ का पेट है, उसके गर्भ से क्या जुड़ा हुआ है? अपने बीजांड जुड़ा हुआ है, भ्रूण जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जिस सिरे से ये जुड़ा हुआ है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन? अपरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरा। अपरा जानते हो क्या? नहीं जानते हो? नाल जानते हो? नाल। अरे जब बच्चा होता है तो वो लंबी सी नाल नहीं होती है क्या, है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? अपरा नाल बोलते हैं। और भ्रूण पेट के अंदर जिस जगह से जुड़ा होता है, प्लेसेंटा, वो क्यों? ये अपरा है ना। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये जुड़ा हुआ भी क्या भाग कहलाएगा अपना? अपरा कहलाएगा। तो कहां से जुड़ा होता है? अंडाशय भित्ति के अपरा से। ठीक है, अब संरचना बनाते हैं अपन। ये कौन आ रही है? अपने अंडाशय भित्ति। और ये फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा अपना? अपरा। क्या कहलाएगा? और ये क्या हो जाएगी अपनी? अंडाशय भित्ति। हाँ, बनाना है ना। देखो, फूल के अंदर भी एक डंडी देखी थी अपन ने, और यहाँ पे भी क्या दिख रही है अपन को? एक डंडी। तो फूल वाली डंडी को क्या बोला था अपन ने? पुष्प व्रंत बोला था। क्या बोला था? पुष्प व्रंत। और इसको क्या बोलेंगे अपन? बीजांड व्रंत बोलेंगे। किसकी डंडी है ये? बीजांड की है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? बीजांड व्रंत। ठीक है, अब ये वाला भाग दिख रहा है, ये पूरा, इसको क्या बोलेंगे अपन? बीजांड की काया। क्या बोलेंगे? बीजांड की। ठीक है, और जहां पे बीजांड व्रंत और बीजांड की काया जहां पे मिल रहे हैं, ये वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे अपन? नाभिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाभिका। ठीक है, और ये चित्र दिख रहा है आपको, ये इसको क्या बोलेंगे अपन? बीजांड द्वार। एक सेकंड, थोड़ा सा फोरा कर दूं इसको मैं। इसको क्या बोलेंगे अपन? नाभिका। और ये नाभिका के जस्ट ऊपर वाला ये वाला भाग दिख रहा है क्या आप लोगों को? है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? निभाग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? निभाग। इसका एक और दाम है, कलेजा। जानते हो क्या? कलेजा। कलेजो दुख रहे आज तो मारो भैया। इसको क्या बोलेंगे अपन? कलेजा। ठीक है, ये डायग्राम बनाओ एक बार, ये डायग्राम बना लो पूरा। मेन क्या याद रखना है? अपरा याद रखनी है, बीजांड व्रंत हो गया, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा अपना? बीजांड की काया। ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा? नाभिका। ये वाला नाभिका, सॉरी सॉरी, एक सेकंड देखना इधर, है ना। इसको बोलते हैं अपन बीजांड द्वार बोलेंगे, है ना। बीजांड द्वार। ठीक है, लिखो, अब बना लो।
है? आराम से बना लेना, तेज आसान बनाना। यहाँ लकीड़ी कहाँ चली? नवीन नहीं बना रहा है क्या? तो बेटा टेबल किस लिए लगे इस बार? ऊपर रख ले कॉपी ऊपर। वो कहाँ गया तेरे साथ वाला? साथ। और हर संडे को टेस्ट होगा अब, है ना? और कोई एक्सक्यूज भी नहीं चलेगा कि टेस्ट नहीं देंगे सर, पढ़ के नहीं आए, राती जगह में गए हुए थे, है ना? हो गया? बनाओ बनाओ। ठीक है, अब मैं ऐसे बोलूं कि भाई के बीजांड द्वार कहाँ है, तो पहचान तो लोगे ना कहाँ पे होता है। निभाग कहाँ होता है तो पहचान लोगे, है ना? अब इसके अंदर एक दो नाम और ऐड करेंगे अपन, है ना? ना बढ़िया होगी। ले बना, जल्दी बनाना, है ना? देखो, इस वाले भाग को क्या बोला था? पूरे को बीजांड की काया। क्या बोला था? बीजांड की काया। ठीक है, इसके अंदर के साइड में एक आवरण होता है। क्या होता है? आवरण। एक आवरण तो ये हो गया, एक आवरण कहाँ बन रहा है? बाहर। इन दोनों आवरणों को मिला के क्या बोलते हैं अपन? अध्यावरण। क्या बोलेंगे? अध्यावरण। अध्यावरण। क्या बोलते हैं? अध्यावरण। ठीक है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है बेटा? कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिकाएं। कोशिका के समूह को क्या बोलेंगे अपन? उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक। और इस उत्तक का नाम क्या रहेगा? या तो इसको क्या बोलेंगे अपन? गुरु, बीजाणु, उत्तक, है ना? या इसी को क्या बोलेंगे अपन? बीजांड काय। क्या बोलेंगे? बीजांड काय। इस पूरे का नाम क्या लिखा था अपन ने? बीजांड की काया। क्या लिखा था? बीजांड की काया। और इन कोशिकाओं के समूह को क्या बोला है? बीजांड काय। दोनों में अंतर है ना बेटा? एक तो ये पूरा भाग है, और ये कोशिकाओं का समूह जिसको क्या बोल रहे हैं अपन? बीजांड काय। और इसी गुरु बीजाणु उत्तक में से एक कोशिका लेंगे अपन, और उससे क्या बनवाएंगे अपन? क्या बनवाएंगे अपन? वो भ्रूण कोष बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? भ्रूण कोष। ठीक है, तो एक बार है ना, ये दोनों नाम और ऐड कर दो, फिर चलते आगे। है? हाँ, इसी के अंदर कर लो, आपकी अगर स्पेस हो, जगह हो तो, है ना? बीच में कोशिकाओं का समूह बनाना है जिसको क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु उत्तक, और बीजांड काय, है ना?
बीज के ऊपर छिलका होता है या नहीं होता है? होता है ना। वो किससे बनता है? अपने अध्यावरण से बनता है। आगे चल के देखेंगे अपन, टेस्टा और टेगमेन दो तरीके के छिलके होते हैं ना। ठीक है, हो गया इसके। चलो भैया आगे हेडिंग लगाओ, गुरु बीजाणु मात्र इससे क्या बनवाना है अपन को? भ्रूण कोश बनवाना है। क्या बनवाना है? भ्रूण कोश। ठीक है, घर में अधिकतर सबके घर में चलती किसकी है? मम्मी की चलती है ना। तो मम्मी क्या होती है? अपनी प्रथम गुरु। इसीलिए जो स्त्री वाला भाग है स्त्री के सर का, उसको क्या बोला अपन ने? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और पापा की नहीं चलती। पापा कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे। तो उनको क्या बोला अपन ने? लघु बीजाणु बोला था, है ना पहले। ठीक है, तो ये लिखो एक बार, हेडिंग लगाओ, फिर चलते आगे। लिख लिया? देखो, अब ये कोशिका को क्या बोलेंगे अपन? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कैसी है? द्विगुणित है। द्विगुणित यानी कितने गुणसूत्र है इसके अंदर? गुणसूत्र कितने हैं बेटा? द्विगुणित यानी कितने हैं? 46। और अगुणित बोलता तो कितने होते हैं? 22। ठीक है, ये चीज तो आई ना समझ में। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? 46 गुणसूत्र है। अब इनको क्या करवाना है? 4 कोशिकाएं बनवानी है। तो कौन सा विभाजन करवाऊंगा? अर्धसूत्री करवाऊंगा बेटा, अर्धसूत्री। एक कोशिका से कितनी बनवानी है? 4 बनवानी है। कितनी बनवानी है? 4। एक से 2 बनवानी होती है तब अपन कौन सा करवाते हैं? अर्धसूत्री विभाजन करवाया और कितनी कोशिकाएं बन गई मेरे पास में? 4। और चारों कैसी होगी बेटा? अगुणित होगी या द्विगुणित होगी? अगुणित होगी। कैसी होगी? अगुणित। ठीक है, यहाँ पे कितनी कोशिकाएं दिख रही है? 4 कोशिकाएं। इन 4 में से ये 3 कोशिकाएं क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? नष्ट। और इनका जो पोषण बचता है ना, वो किसको दे देती है? चौथी कोशिका को। क्या दे देती है? पोषण दे देती है। तीनों तो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और चौथी को क्या दे देगी? पोषण दे देगी। अब आगे चलते। अब पोषण देने के बाद में किसी को खाना खिलाए तो वो कैसा हो जाएगा? मोटा होएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो ये कोशिका कैसी हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। ठीक है, ये ठीक है। अब ये कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री। और कोशिका के बीच में क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर क्या होएगा? अपना समसूत्री विभाजन होएगा। एक केंद्रक था तो कितने बन जाएंगे अब अपने पास में? एक नीचे और एक ऊपर। ठीक है, एक बार वापस से क्या होगा इसमें? समसूत्र। कौन सा विभाजन? समसूत्र। तो 2 से कितनी हो जाएगी? ये अन, ये भी अन, ये भी अन, और ये भी। अब 4 से मेरे को 8 बनवानी है तो वापस क्या करना पड़ेगा मेरे को? कौन सा विभाजन? समसूत्री। 4 से बेटा 8 बनवानी है। 1 से 2 बना रहे हैं ना, कितनी हो जाएगी? एक बार वापस करवाऊंगा तो समसूत्री। एक बार वापस समझाऊंगा इस चीज को, है ना। तो ऊपर कितनी कोशिकाएं बन गई अपने पास में? 4। और नीचे 4। तो 8 कोशिकाएं दिख रही है। 8 केंद्रक दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? ठीक है, अब इन 8 में से एक बीच में आता है, चारों में से ऊपर वाली में से, और एक यहाँ से बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये संरचना कैसी देखने को मिलेगी? 3 केंद्रक तो कहाँ रह गए? ऊपर। और 3 केंद्रक कहाँ रह गए? नीचे। और 2 केंद्रक कहाँ जाएंगे? अपने बीच में। ठीक है, ठीक है।
आटो केंद्रक क्या हो गए अब व्यवस्थित। अब इनके ऊपर क्या बनानी है अपन को, कोशिका भित्ति बनानी है। क्या बनानी है, कोशिका भित्ति। तो एक कोशिका ये बन गई, एक ये बन गई और एक ये, तो टोटल नीचे कितनी हो गई, 3 कोशिकाएं। और ऊपर भी कितनी बन जाएगी, 1 2 और 3, टोटल कितनी कोशिकाएं हो गई, 6। और एक और कोशिका कौन सी बन जाएगी, ये। ठीक है, ये पूरी कोशिका है जिसमें केंद्र कितने दिख रहे हैं आप लोगों को, 2 केंद्र। तो टोटल इस संरचना को क्या बोलेंगे अपन, भ्रूण कोश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भ्रूण। जिसमें कोशिकाएं कितनी होती है बेटा, 7। कैसी होती है, 7, 7 कोशिका। और केंद्र कितने दिख रहे हैं आप लोगों को, 8। कहा लिखूं, यहाँ लिख दूं क्या, 8। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आ जाए कि बेटा है ना, भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं वे कितने केंद्रक होते हैं, तो कोशिकाएं कितनी, 7, और केंद्र कितने होते हैं, याद रह जाएगा। ठीक है, अब सुनो वापस एक बार सुन लो। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी जिसमें अर्धसूत्री विभाजन करवाया सिर्फ एक बार, तो 4 कोशिकाएं बनी, 3 कोशिकाएं नष्ट हो गई और चौथी को क्या दे दिया बेटा, पोषण दे दिया। फिर एक बार, 2 बार और 3 बार क्या हुआ, इनमें समसूत्री विभाजन हुआ। क्या हुआ, समसूत्री विभाजन, जिसके परिणाम स्वरूप अपने पास में है ना 7 तो कोशिकीय संरचना और 8 केंद्रीय संरचना प्राप्त हुई, जिसको क्या बोलेंगे अपन, भ्रूण कोश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश। आया समझ में, लिख लो एक बार ये, फिर इनके नाम देखते अपन है ना हर एक कोशिका के। आप लोग नीचे बना लेना ना, ये वाला बीच वाला जो बनाया अपन ने ऐसे। ये समथिंग 3 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। तो भाई गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनाना है, भ्रूण कोश बनाना है। और 1 नंबर में ये आता है कि भाई भ्रूण कोश में कितनी कोशिका और कितने केंद्रक होते हैं, है ना। तो 7 कोशिके और 8 केंद्र की संरचना होती है भ्रूण कोश। हो गया, हो गया। आगे चले, एक, दो, तीन, 4, 5, 6 और
ऊपर की ये तीनों कोशिकाएं दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, इनको बोलते हैं अपन प्रतिमुख कोशिका। या प्रतिव्यासंत। प्रतिमुख या प्रतिव्यासंत कोशिका, ठीक है। ये बीच वाली जो दोनों केंद्रक दिख रहे हैं या ये पूरी कोशिका है, इसको क्या बोलेंगे अपन? ध्रुवीय कोशिका। क्या बोलेंगे? ध्रुवीय। हाँ पहले बनाया जो ही। दो नाम क्लियर, ऊपर वाली को प्रतिमुख या प्रतिव्यासंत कोशिका और ये बीच वाली को क्या बोलेंगे अपन? ध्रुवीय कोशिका। नीचे दिख रही है ये तीन कोशिका है, इसमें से इन दोनों को क्या बोलेंगे अपन? सहायक कोशिका। क्या बोलेंगे? सहायक। ठीक है, और ये बीच वाली जो कोशिका है इसको क्या बोलेंगे अपन? एक सेल बोलेंगे, एक ही कोशिका। अंडा जानते हो क्या? ठीक है, ठीक है, बना लो ये वापस। प्रतिमुख कोशिका, प्रतिव्यासंत कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, सहायक कोशिका और बीच वाली एक कोशिका, ठीक है। कौन सी? ये एग लिखा हुआ है, अंडा। अंडा जानते हो क्या? हो गया? अब सुनो, अपने पास में कौन सी संरचना बन गई? भ्रूण कोश बन गया। परागकण अपन ने पिछली क्लास में बना ही दिया था, ठीक है। अब क्या करवाना है? इन दोनों का निषेचन करवाना है। क्या करवाना है? निषेचन। निषेचन के लिए अपन को एक क्रिया करवानी पड़ेगी जिसको क्या बोलते हैं अपन? परागण। क्या बोलते हैं? परागण। नाम सुना है क्या? परागण किसको बोलेंगे अपन? कोई बताएगा परिभाषा? आती है क्या किसी को? डायग्राम बना दूं, उससे बता देना, है ना। ये क्या था अपना? पुंकेसर। तो इधर कौन होता है अपना? स्त्री केसर, ठीक है। और पराग कोश के अंदर क्या बनते हैं अपने? पराग कण बनते हैं। क्या बनते? पराग कण। और इसको क्या बोलेंगे अपन? वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। अब इन पराग कणों को मेरे को कहाँ पे स्थानांतरित करना है? वर्तिकाग्र तक। कहाँ तक करना है? वर्तिकाग्र तक। तो पुष्प के, है ना, बोलो मेरे साथ में, पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरण पुष्प के वर्तिकाग्र तक। पुष्प के वर्तिकाग्र तक वो क्रिया क्या कहलाती है? परागण। क्या बोलेंगे इसको? परागण। पराग कण अलग चीज है और घण अलग चीज है। घण क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें पराग कण जाते हैं कहां तक? वर्तिकाग्र तक। आया समझ में? ठीक है, तो परिभाषा लिखना परागण की, लिखो। देखे, आपकी इच्छा हो तो बना लो, नहीं हो तो मत बनाओ।
ठीक है, लिखो परिभाषा देके, डायग्राम बना दिया, बोल भी दी परिभाषा लिखो देके, फिर मैं बोलता हूँ। है हाँ, पन्ने देख के लिख पूछाओ, तू शान लिख लो, देख लिख पूछाओ, देख लिख लो, डायग्राम बने लो। देखो, पुष्प के, पू के सर से पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र ऐसे लिखता है, देख इधर, वर्तिकाग्र तक परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। अब लिखो आगे हेडिंग, परागण के प्रकार, परागण के प्रकार कितने प्रकार का होता है परागण, पता है क्या किसी को? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। 2 का ही होता है क्या? ज्यादा तो नहीं होता है ना? बताओ, ज्यादा होता है या नहीं होता है? आज अपन है ना 12th के अंदर एक और नई चीज पढ़ेंगे। कितने प्रकार का होता है टोटल? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। ये दोनों नाम तो आप लोगों ने सुन रखे होंगे। एक तो होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। ये नाम सुन रखे हैं ना? बोलो ना रे, नहीं सुन रखे हैं क्या? आधे बोल रहे सुन रखे हैं, आधे बोल रहे नहीं सुन रहे। चलो, स्वपरागण होता है एक, पर परागण होता है एक, होता है तीसरा नया निकला अभी मार्केट में, है ना? एक होता है सजात पुष्पी परागण, है ना? ये 3 नाम, ठीक है। अब मैं इन तीनों के डायग्राम बना रहा हूं और आप लोगों को बताना है कि कौन सा है ना, बता दोगे? डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। अगले पेज पे बनाते हैं, चलो। कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? ये ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है मानवेंद्र को। ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा है, और यहाँ पे तीसरा बना रहा हूँ। चलो बताओ ना, आ रहा है क्या समझ में? ये अलग अलग प्लांट है, ठीक है, और ये एक ही प्लांट है, और ये एक ही पुष्प है, ठीक है। तो देखो, एक ही पुष्प है, ठीक है, उसी में से पराग कोश में से परागकण निकल के इसी पे गिर रहे हैं, तो खुद का पुष्प में खुद का ही हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? स्वयं परागण। शाबाश, क्या बोलेंगे इसको? स्वयं परागण, ठीक है। ये पादप अलग, ये पादप अलग, ठीक है। यहाँ से पराग कोश से क्या निकल रहे हैं? परागकण, और दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पर परागण। क्या बोलेंगे? पर परागण,
ठीक है। पर इसमें एक चीज होनी चाहिए कि दोनों की जाति क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बताओ क्यों? गुलाब के फूल की इमली देखी है क्या कभी? गुलाब के फूल की इमलियां देखी है क्या? नहीं देखी है। तो जाति क्या होनी चाहिए बेटा? गुलाब के फूल के क्या लगेंगे? गुलाब ही लगेंगे ना, या कोई दूसरी चीज लग जाएगी? तो दोनों की जाति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और तीसरा देखो, एक ये पेड़ है, ठीक है, इसका एक पुष्प ये रहा, एक पुष्प ऊपर है, तो इसके पराग कोश में क्या बन रहे हैं? पराग कण, और ये उसी पादप के वर्तिकाग्र के आप ऊपर आके गिर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? सजात पुष्पी पराग। आया तीनों में अंतर समझ में? वापस बोलूं एक बार, एक ही पुष्प के पादप में पराग कोश से क्या गिरते हैं? परागकण गिरते हैं, और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र के ऊपर गिरेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? स्वयं पराग। दूसरा, अलग अलग पादप है, ठीक है, पर जाति दोनों की क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो वहां से पराग कोश से क्या निकलेंगे? परागकण, और उसके अगले पे वर्तिकाग्र के ऊपर आके गिरेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? पर पराग। एक ही पादप पुष्प क्या होने चाहिए? अलग अलग। कैसे होने चाहिए? अलग अलग। ऊपर क्या लग रहे हो? अपने पराग कोश, ठीक है, पराग कोश में से परागकण निकलेंगे और वर्तिकाग्र के ऊपर आके गिरेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? सजात पुष्पी पराग। ठीक है, ये तीनों डायग्राम बना लो, फिर इनकी परिभाषा लिखते हैं। Incoming voice call. हो गया? हो गया? चलो भाई, अब कहानी है ये, सबसे पहले हेडिंग लगाना अपने स्वपरागण, है ना? स्वपरागण को और कोई नाम दे सकता हूं क्या मैं? नहीं। एक और नाम याद रखना इसका, स्व युग्मन। क्या बोल सकते हैं इसको? स्व युग्मन। इसका भी एक और नाम है, इसको बोलेंगे अपन जेनो केमी। क्या बोलते हैं इसको? जेनो गेमी। और इसको क्या बोलेंगे अपन? जिनेटो। ठीक है, ये तीनों अलग अलग नाम याद रखना है तीनों, ठीक है, क्योंकि सिंपल तो कोई पूछेगा नहीं कि भाई ये पर परागण किसको बोलेंगे। क्वेश्चन क्या देगा वो? जेनोगेमी किसको बोलते हैं।
तो आधे बच्चे तो वही कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कौन सा वर्ड आ गया, है ना। 12th क्लास में मेन ये शब्दों का खेल है, शब्द याद नहीं आए तो पूरा गलत। ये जिनेटोगेमी, है ना। पहली हेडिंग लगाना स्वपरागण। देखो इसमें स्वयुग्मन या स्वपरागण दोनों में से एक लगा लो ना। देखो इसमें एक ही पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरण, बोलना रे। एक ही पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक होना स्वपरागण कहलाता है। फिर लिखो ये पर परागण या जिनोगेमी। देखो इसमें दो अलग अलग पादप किंतु जाति समान में पराग कोश से पराग कणों का स्थानांतरण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, ठीक है। तीसरा लिखो सजात पुष्पी परागण या जिनेटोगेमी। इसमें लिखना एक ही पादप के अलग अलग पुष्प में पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण सजात पुष्पी परागण कहलाता है। ये तीनों डायग्राम दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इसमें कुछ खास बात दिख रही है क्या आप लोगों को कि भाई एक क्रिया तो किसके समान दिख रही है, पर परागण के, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में। इसी को ही तो बोला था अपन ने पर परागण, तो ये बात इसमें दिख रही है क्या, ठीक है। अब देखें अपन स्वपरागण को, तो इसी पुष्प के पराग कोश से परागण निकल के वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, है ना। ये बात इसमें दिख रही है क्या, पादप एक ही है पर पुष्प अलग अलग है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से पादप इसके जो लक्षण होंगे इस पुष्प के, वो के वही लक्षण किसके होंगे, इसी के होंगे ना। अब जो भी संतति बनेगी इनकी,
तो उसमें किसके गुण आएंगे, इस वाले के आएंगे ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन कि भाई ये जो सजात पुष्पी परागण होता है ये अनुवांशिक रूप से किसके समान होता है, स्वयं परागण के। किसके समान होता है, स्वयं परागण के। तो लिखना अनुवांशिक रूप से, इसी के नीचे लिख लो, नोट लगा के लिख लेना ना, अनुवांशिक रूप से सजात पुष्पी परागण। स्वयं परागण के समान होता है, स्वयं परागण के समान होता है। किंतु क्रियात्मक रूप से इसी के बाद में लिखना है, किंतु क्रियात्मक रूप से पर परागण के समान होता है। के समान होता है, ठीक है। देखो अनुवांशिक रूप से इसके जो लक्षण है वो के वही किसके रहेंगे, इसके। और क्रियात्मक रूप से देखें तो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में हो रही है ना क्रिया, इसी को तो अपन ने क्या बोला था, पर परागण बोला था, ठीक है। तो आगे लिखना नेक्स्ट हेडिंग, पर परागण स्वयं परागण के लिए अनुकूलन, हेडिंग लगा हुआ ना, स्वयं परागण के लिए अनुकूलन। लिख लिया है, अनुकूलन कि भाई क्या क्या परिस्थिति होगी अपने पास में जब स्वपरागण की क्रिया होती है, ठीक है। तो पहला, पुष्प कैसा होना चाहिए अपना, द्विलिंगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी। नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में क्या होने चाहिए, अपने उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। अगर दोनों एक में नहीं हो, अलग अलग पुष्प में हो, तो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी अपनी, या तो कौन सी हो जाएगी सजात पुष्पी परागण की, या कौन सी हो जाएगी पर परागण की। इसीलिए एक ही पुष्प के अंदर दोनों नर और मादा भाग क्या होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए। तो पहला पॉइंट लिखना है इसमें, पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी मतलब तो समझ गए ना, नर और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प के अंदर। दूसरा देखो, समकाल पक्वता, समकाल पक्वता। समकाल पक्वता यानी दोनों एक ही समय पे क्या होने चाहिए, परिपक्व होने चाहिए, ठीक है। जैसे अपन अपना एग्जांपल लेके देखें कि भाई एक तो है 10 साल का, ठीक है, एक पुष्प, या पुकेसर मान लो 10 साल का है, और स्त्री केसर कितने साल का है, 38 साल का, है ना। तो दोनों अलग अलग काल में क्या होंगे, परिपक्व होंगे। तो इनसे संतति बनेगी क्या, नहीं बनेगी ना। तो दोनों का एक ही समय पे क्या होना चाहिए, परिपक्वन होना चाहिए। ये 10 साल का है तो ये भी कितने साल का होना चाहिए, अपने 10 साल, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इस गुण को अपन समकाल पक्वता, क्या बोलेंगे इसको, समकाल पक्वता। तो लिखो इसमें, एक ही समय में परिपक्व होने चाहिए, एक ही समय में परिपक्व होने चाहिए। हो गया। अब देखना नेक्स्ट चीज, तीसरी है ना, लिखो अनुन्मिल पुष्प, अनुन्मील्य पुष्प, ऐसे लिखना है ना।
अनुन्मीलिय पुष्प, अनुन्मीलिय, अनुन्मीलिय पुष्प। अब इसका मतलब क्या होता है देखना है ना। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वो भी लिख दो ना, क्लिस्टोगेमी बोलेंगे इसको, है ना, क्लिस्टोगेमी। ठीक है। अनुन्मीलिय पुष्प का मतलब क्या होता है, जैसे पुष्प के अंदर जो दल होते हैं, ऐसे दल तो जानते हो, ये कौन है अपने कैसे। अब ये ऐसा पुष्प है, यानी कैसा है, खुला पुष्प है, कैसा है, खुला पुष्प है। तो कोई दूसरा परागकण आके इसके वर्तिकाग्र पे आके गिर सकता है क्या, गिर सकता है ना, संभावना है ना। तो संतति किसी दूसरे की हो जाएगी, यानी किसके समान हो रहा है, ये पर परागण के समान। अगर मैं इस पुष्प को क्या कर दूं, ऐसा बंद कर दूं, कैसा कर दूं, बंद कर दूं, एक सेकेंड, और इसके दल कैसे कर दूं, ऐसे बंद कर दूं, तो अब कोई दूसरा परागकण आने की संभावना है क्या, नहीं है। इसीलिए अपन ने क्या बोला, इसको अनुन्मीलिय पुष्प होनी चाहिए। कैसे पुष्प होनी चाहिए, अनुन्मीलिय, यानी बंद पुष्प होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, बंद पुष्प। लिख लो ये, क्लिस्टोगेमी में लिखना कि पुष्प बंद होने चाहिए। हाँ ये नहीं मत बनाओ, ये डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या, नहीं। इसमें उदाहरण लिखना, हाँ इसी में कि भाई पुष्प बंद किस किस में होता है। ठीक है, एक तो लिखना गुल मेहंदी, गुल मेहंदी, है ना। एक लिखना पारचूला का, इन दोनों की फोटो देखना घर पे जाके, ना। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग लगाओ, क्या हुआ, देखो स्वपरागण के लाभ। ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा ना, इसीलिए बोर मत लगने देना, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आता है, एक एक नंबर के, आधे आधे नंबर के, है ना, एमसीक्यू टाइप में। भाई ऑप्शन दे दिया कि भाई निम्नलिखित में से किसमें अनुन्मील पुष्प पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दोनों में से कोई एक होता है। ठीक है, देखो स्वपरागण के लाभ, नमस्ते आंटी जी, पहलो लिख जो का अंदर, हाँ ये लिखना है स्वपरागण के लाभ, हाँ इसी के नीचे इसमें लिखो पहला लाभ कि पुष्प में यह सरल प्रक्रिया होती है। यह सरल प्रक्रिया होती है। अब इसके अंदर हवा वगैरह की जरूरत है क्या अपन को, कि भाई पुष्प तो कैसा है अपने पास में बंद है, ठीक है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से क्या गिरे अपने पराग कोश से पराग कण कहाँ पे गिरे हैं, वर्तिकाग्र तक। ठीक है, तो यहाँ से गिरेंगे तो इसमें हवा वगैरह की कोई जरूरत पड़ रही है क्या, तो ये प्रक्रिया कैसी हो जाएगी अपने लिए, सरल प्रक्रिया हो जाएगी, है ना। ये डायग्राम बना दो बोले, हाँ फिर सेकेंड पॉइंट लिखना
हाँ हाँ, डायग्राम बना लो आराम से। अब लिखो सेकंड पॉइंट, इस प्रक्रिया में परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं, परागकण व्यर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो परागकण बन रहे हैं वो सीधे कहाँ गिर रहे हैं, यहाँ पे नीचे गिर रहे हैं, तो ज्यादा की जरूरत पड़ेगी क्या, ज्यादा भोजन का खर्च करना पड़ेगा क्या अपन को, नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे 2-3 परागकण बनाए और सीधे क्या करने अपन को, यहाँ पे गिराने। ठीक है, तो लिखना आगे इसमें, इस प्रक्रिया में परागकण व्यर्थ नहीं होते तथा भोजन का ज्यादा व्यय नहीं होता है, व्यय यानी खर्च। हो गया। अब लिखो तीसरा पॉइंट, इसी में तीसरा पॉइंट है ना, इसमें लिखना कलिका परागण, कलिका परागण। गेहूं नाम का पौधा देखा है क्या, देख रखा है? और गेहूं में कभी फूल बनते देखे हैं क्या आप लोगों ने? तो परागण कैसे बनेंगे उसमें, तो उसमें क्या होता है, एक सिस्टम लगा रखा होता है भगवान ने कि भाई उसमें कलिका अवस्था, जब वो छोटी अवस्था में होते हैं तभी उनके अंदर क्या बन जाते हैं, परागकण, और वो डायरेक्ट कहाँ गिर जाते हैं, अपने वर्तिकाग्र के ऊपर। तो इसको क्या बोलेंगे, इस गुण को अपन कलिका परागण। और ये गुण सिर्फ किसमें पाया जाता है, गेहूं के अंदर पाया जाता है। ये चीज इंपोर्टेंट है ना, याद रखना कि भाई किस पौधे के अंदर कलिका अवस्था में परागण की क्रिया हो जाती है, तो कौन सा है वो, गेहूं। याद रखना, ठीक है, लिख लो ये। हो गया। अब नेक्स्ट, अब लिखो स्व परागण से हानियां। ये कर लो, 2-3 लाइन है ना। स्व परागण से हानियां, लाभ देखे थे अपन ने, अब क्या देखेंगे, हानियां देखेंगे, है ना। इसमें एक ही हानि याद रखनी है, लंबी चौड़ी। लिखो लाइन, स्व परागण में विभिन्नता नहीं आती है, विभिन्नता नहीं आती है। विभिन्नता नहीं आती है, लिख लिया। देखो इसमें, ठीक है, अपन कौन सी क्रिया करवा रहे हैं, स्व परागण की। ठीक है, ये पुंकेसर है और ये क्या अपना स्टेरिकेसर। तो यहाँ से इसके लक्षण है जो के जो इसके लक्षण है ना, ठीक है। यहाँ से जो निषेचन के बाद में संतति बनेगी उसके लक्षण भी कैसे होंगे, या तो इसके जैसे होंगे या इसके जैसे। ठीक है, और मान लो कोई पौधा अपने पास में कैसा है, बोना है, कैसा है, बोना, तो वो पौधा हमेशा कैसा होगा, बोना होगा। लंबे होने के कोई चांस है क्या उसके, नहीं है, क्योंकि इन दोनों के लक्षण भी कैसे थे, बोनेपन के। तो जो संतति होगी वो भी कैसी होगी, अपने पास में बोनी संतति होगी। अगर लंबी है तो कैसी होगी, लंबी। और मान लो कोई पौधा कैसा हो, रोग वाला हो, कैसा हो, रोग वाला, कि भाई जिसमें कोई बीमारी हो, मान लो खटमल वगैरह ज्यादा लगते हो उसमें, तो जितने भी पौधे बनेंगे उनमें उन सबके भी क्या लगेंगे, फिर खटमल वगैरह या कीड़े वगैरह लगेंगे ना, क्योंकि संतति किसकी बन रही है, ऐसे पौधे की जिसमें क्या हो रहा है, बार बार रोग हो रहा है। तो विभिन्नता देखने को मिलेगी क्या, अपन को नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये लाइन लिख ली, इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे, है ना। हाँ है, ये नहीं लिख लो बस, विभिन्नताएं कम होती है। समझ में तो आया ना कि भाई बोना है तो बोना रह जाएगा, रोग है तो रोग वाला रह जाएगा ना। ठीक है, कल पढ़ेंगे अपन पर परागण।